हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी का एम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम इसमें नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर से। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज सेकंड लेक्चर कर लेते हैं, है ना। तो आइए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे आज का जो सेकंड टॉपिक है वो मैग्नेटिक मोमेंट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। किस तरह से इनको सॉल्व किया जा सकता है ना, थ्योरी आप लोगों ने पहले कर ही रखी होगी। मैं यहाँ पे आपको केवल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब बिना लेट किए हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 या इस टॉपिक से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ पूछी गई है कि किस लिगेंड की फील्ड स्ट्रांग होगी, कौन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा कराएगा और कौन कम कराएगा। तो ये आपने जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी लीगेंड्स की, वहाँ से आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको ऑर्डर याद है तो। ठीक है, तो इन जनरल मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं कि किस अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो जनरली आपको पता होगा कि जो हैलाइड्स होते हैं, हमारे, ये क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, है ना। और जो हमारे जैसे कि साइनाइड हो गया और कार्बोनिल, जो कि ये क्या है, एक तरह से पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, है ना। तो हमें इतना अगर पता है, ठीक है, पूरी कोऑर्डिनेशन या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको नहीं भी याद है, आपको इतना पता है कि जो हैलाइड्स हैं आपके, जो हैलाइड्स हैं वो क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। और जो हमारे साइनाइड हो गया और कार्बोनिल हो गया, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और बाकी कोई ट्रिक्स वगैरह आपको मिल जाएगी, है ना, कहीं से भी आप देख लो, अपने ट्रिक बना लो, स्पेक्ट्रोकेमिकल से भी याद भी कर सकते हो, है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो चार लिगेंड हमें दिए गए हैं, थायोसाइनाइड, फ्लोराइड, साइनाइड और ऑक्जेलेट आयन। अब इतना तो हमें पता है कि जो ये साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और जो ये हमारा फ्लोराइड है ये वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि ये क्या है, हैलाइड आयन हो गया। तो साइनाइड को क्या होना चाहिए, सबसे राइट में होना चाहिए। और सबसे राइट में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा और ऑप्शन डी में मिल जाएगा। तो दो ऑप्शन में यहाँ पर हमारे ये करेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम अब इन्हीं पर ध्यान देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर फ्लोराइड की सबसे कम दिखाई हुई ऑप्शन बी में, और यहाँ पर थायोसाइनाइड की सबसे कम दिखाई हुई है ना। तो अगर आप थोड़ा सा और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होंगे, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे उनका साइज काफ़ी स्मॉल होता है। उनका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, और उन पर जो निगेटिव चार्ज होगा वो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। तो इस वजह से वो स्प्लिटिंग ज़्यादा कराते हैं इन कंपैरिजन जो सिंपल हमारे थर्ड पीरियड के पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। पाई डोनर लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनमें क्या होगा कि दो लोन पेयर और दो से ज़्यादा लोन पेयर हो, वो पाई डोनर लिगेंड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं ना। और उनमें कोई क्या नहीं होना चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो फ्लोराइड है वो थायोसाइनाइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप स्पेक्ट्रोकेमिकल से थोड़ा ट्रिक से याद भी कर लो तो आपके लिए बेहतर रहेगा वो। ठीक है, क्योंकि अभी आप छोटी क्लासेज में तो इतनी ज़्यादा समझ नहीं पाओगे कि क्या क्या रीज़न है। तो ये बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा सा इसको हल्का हल्का याद भी कर लो। फिर है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 2+ आयन इज। हमें क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 39 में ये पूछ लिया गया है कि क्रोमियम 2+ आयन के लिए
मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, वो भी केवल स्पिन ओनली। अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी जाए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है N+2 बोर मैग्नेटॉन। ये फॉर्मूला हम यूज करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्रोमियम 2+ आयन, तो पहले तो हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d5 4s1। और जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करके इसे क्रोमियम 2+ आयन बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3d4, ये हो जाएगा, है ना। अब इसमें देखिए कोई लिगेंड्स तो लगाया ही नहीं है ना, तो ये क्या है, सिंपल मेटल आयन है। अगर आप इसको इस तरह से भी फिल करो, T2G और EG सेट के तौर पे भी अगर फिल करना चाहो तो आप क्या करोगे, इसको सिंपली ग्राउंड स्टेट को फॉलो करते हुए भरोगे, है ना। तो 1 2 3 4, मतलब हाई स्पिन के तौर पे इसको फिल करेंगे। अब इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो यहाँ पर मैंने n लिखा है ये किसको शो करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसको ही शो कर रहा है। तो अगर हम इसे पूरी तरह से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि म्यू एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 + 2 बोर मैग्नेटॉन। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 6 और 4 24। तो स्क्वायर रूट ऑफ 24 आप कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। पर इतना आप करोगे तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट वे बता देता हूँ कि अगर आपके जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो आपकी वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे क्या आई है, 4 आ गई है, तो हमेशा जो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू निकलेगी, जो बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू निकलेगी या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपकी निकलेगी, वो हमेशा डेसिमल से पहले वही डिजिट होगी, और डेसिमल के बाद वो ऑलमोस्ट 7 से लेकर 9 के रेंज में हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 4.9 अप्रॉक्स आपका बोर मैग्नेटॉन आ रहा है। तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, आपको ये पता लग गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब आप ऑप्शन में देख लोगे कि कहाँ पर डेसिमल से पहले 4 दिख रहा है आपको मैग्नेटिक मोमेंट में, तो यहाँ यहीं पर दिख रहा है केवल 4.90। यहाँ पर देखो क्या है, 4 से ज़्यादा हो गया, 4 से ज़्यादा भी नहीं होने वाला और 4 से कम भी नहीं हो सकता। क्या होगा, डेसिमल से पहले जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही वैल्यू आ जाएगी, बाकी डेसिमल के बाद वो 7 8 9 कुछ भी तरह से हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC फॉर COCl6 4 नेगेटिव इज 18,000 पर सेंटीमीटर। द CFSC फॉर COCl4 2 नेगेटिव विल बी। ठीक है, इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये। तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ जिससे हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस हो जाए। ये क्वेश्चन में भी कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए आपको क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दे दी गई है किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, है ना। 6 लिगेंड लगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए जो CFSC है, CFSC की वैल्यू डेल ओ इक्वल टू कितना है, 18,000 पर सेंटीमीटर। अब हमें कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया गया है COCl4 2 नेगेटिव, इसके लिए CFSC की वैल्यू पूछी गई। तो अब Cl क्या होता है हमारा, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड जब 4 नंबर में प्रेजेंट है तो ये क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऐसे में अगर हमें इसकी देखा जाए तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अगर इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हमने डिनोट करना तो डेल टी से करते हैं। और अगर आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, तो जो डेल टी होता है वो 4/9 ऑफ डेल ओ होता है ना। इनका आपस में जो रिलेशन है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से क्या है, CFSC निकाल लेंगे इस COCl4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन की। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि डेल टी इक्वल टू 4/9 इंटू 18,000 पर सेंटीमीटर। अब इसे आप सॉल्व करोगे, 9 2 और 000 है ना, 2000 आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 पर सेंटीमीटर।
जो हमारी टेट्राहेड्रल जो है कॉम्प्लेक्स था CuCl4 2 नेगेटिव आयन, इसकी जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन CFSC की वैल्यू कितनी आ गई, 8000/सेंटीमीटर आ गई, है ना। तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या देख रहे हो। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपको जस्ट क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो इसमें करने के लिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि बस ये पता होना चाहिए आपको कि ये क्या है, जो आपके लिगेंड लगे हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड लिगेंड। तो आपको पता है कि साइनाइड क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब हमें दूसरा काम क्या रह जाता है इसके बाद कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, इससे सेंट्रल मेटल हमारा आयरन यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर कि जब हमारा इस तरह का कुछ कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, है ना। जैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैं आपके लिए हल्का सा लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ से 4 × +1 कितना हो जाएगा, 4। मेटल की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं, इसकी लेफ्ट लिख लेंगे। और +6 × -1, साइनाइड तो -1 चार्ज होता है और 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 × -1 और इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा +4 + x -6 इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। तो +2 हमारा इस पर चार्ज आ गया है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब हमारा मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो इसके लिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 3d6 4s0, है ना। वैसे क्या होता है आयरन के लिए 3d6 4s2, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो आउटर 4s ऑर्बिटल में से रिमूव हो गए होंगे। तो हम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s0। अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड जब लगी होगी तो हमारा जो 3d ऑर्बिटल है कुछ इस तरह से स्प्लिट हो गए होंगे T2G और EG सेट में, है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, लेकिन जो हमारा लिगेंड है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से हमारे 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो T2G सेट में भरे जाएंगे। तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से मिली वो रियल में क्या मिली है कि T2G6 EG 0, T2G6 EG 0। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन बी हमारा है T2G6 EG 0। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर सकते हो। करने का क्या तरीका है वो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 है, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4R। अब जो निकिल है हमारा, निकिल ये 4 कार्बोनिल के साथ ज्वाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब हमें इसमें बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी होगी और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे होगा। जैसे आपको पता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है, या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, और इसी तरह से वो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, और आपके मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा कार्बोनिल है, जो कार्बोनिल है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका मतलब जो हमारे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो क्या है, 0 है। अब 0 है तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो निकल मेटल के लिए लिखेंगे, है ना। कोई आयनिक फॉर्म में नहीं है, ये सिंपल मेटेलिक फॉर्म में है विदाउट एनी चार्ज। ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d8 4s2, 3d8 4s2। अब जब ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स बनाएगा 4 लिगेंड के साथ, तो देखें कैसे बना सकता है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बॉन्डिंग देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये बॉन्ड बना सकता है। ये में क्या 1 2 3 1 2 3 4 5 है ना, ये 3D ऑर्बिटल हो गए हमारे 5 नंबर्स में। फिर उसके बाद आपका आ गया 4s, फिर उसके बाद आपका आ गया 4p। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं पहले 3D और 4s में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, फिलिंग उसी तरह से चलेगी चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। तो ये 3d8 हो गया, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए हमने, और यहाँ पर हमने 4s2 फिल कर दी। अब आप अगर देखो
तो एक भी हमारा क्या नहीं है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। ये जो हमारा लिगेंड है कार्बोनिल, ये अपने क्या करे, अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करने होते हैं लिगेंड ने, तो इसमें डोनेट कर दे और इसके साथ बॉन्डिंग बना ले। पर क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करवा सकता है, पेयरिंग करवा सकता है ना। पेयरिंग करवा सकता है ये। अगर ये पेयरिंग करवा देगा तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और ऐसे में क्या होगा, ये यहाँ पे एक पोजीशन वैकेंट हो जाएगी डी में। लेकिन इसके जो जस्ट बाहर वाला एस है वो खाली नहीं है, वो खाली नहीं है, तो ऐसा करा के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। कहने का मतलब ये DsP2 नहीं बना सकता। ये इधर को अंदर भेज देते हैं, तो ये वाला डी क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। अगर ये एस खाली होता तो इसका यूज करके और आगे वाले 2 पी यूज करके, 4 ऑर्बिटल का यूज करके क्या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में जाके क्या करता, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना लेता। पर यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इन एस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज देगा, इन एस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज देगा। तो अब रियल में हमें क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कुछ इस तरह से होने वाली है। 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल्स हो गए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो ये 4s के जो 2 हमारे इलेक्ट्रॉन थे ये भी डी में चले जाएंगे, तो ये 9 और 10। अब हमें क्या मिल चुका है, यहाँ पे इस तरह से 3d है और 4s 0, और बाहर क्या है, 4p है। तो अब इन 4 ऑर्बिटल का यूज होने वाला है, 4s और 3p का। कौन, 4s और 4p वाले ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो इसकी ज्योमेट्री बनेगी वो टेट्राहेड्रल बनेगी। अब बात करें इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो आपको पता है जो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी कोई सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स हमारा कैसा हो जाता है, डायमैग्नेटिक। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इवन ये क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके बावजूद भी। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होने वाला है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, और ज्योमेट्री कैसी है इसकी, टेट्राहेड्रल। तो हम देख लेंगे इसमें ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, डायमैग्नेटिक, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। आप समझ गए होंगे इसे अच्छे से, जो उम्मीद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 43। मैच द मेटल आयंस गिवन इन कॉलम फर्स्ट with the spin magnetic moments of the ions given in column second and assign the correct code। हमें क्या, 2 टेबल बना के दे दी गई, कॉलम 1 कॉलम 2, और इसमें हमने मैच करना है, फिर ऑप्शन चुनना है यहाँ से, है ना। तो कुछ इस तरह से दिया है, कोबाल्ट 3, क्रोमियम 3, Fe3+, Ni2+, और यहाँ पे कॉलम सेकंड में इनके कुछ मैग्नेटिक मोमेंट दिए गए। तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा, इससे स्पेस बन जाए हमें और अच्छे से लिखने के लिए। तो क्वेश्चन हमारा है 43। क्वेश्चन 43 में हम देख लेते हैं, पहले तो कोबाल्ट 3+ के लिए देख लेते हैं, कोबाल्ट+3। तो कोबाल्ट+3 के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगी, 3d6 4s 0, है ना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता ही है इसकी क्या होती है, 3d7 4s2, है ना। जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एस में से 2 और एक डी में से 3d6 4s0। अब ये सब अगर इन पर कोई लिगेंड नहीं लगा है तो ये सभी क्या है, हाई स्पिन है, उसी की तरह हम इनको फिल कर देंगे T2G और EG में। तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर दी। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं आपको, 3। तो इसके लिए मिनिमम की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3+2 4 मैग्नेटॉन, 3 2 5 और 3 15, कितना आ जाएगा, 15। तो आप इसमें ऐसे लिखते रहो कि ए के सामने क्या आने वाला है, फिफ्थ ऑप्शन आने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, 15 बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो एक तो हमारा हो गया। अब बी वाले में ऐसे हम कर लेते हैं कि क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ के लिए अगर आप लिखोगे
क्रोमियम 3+ के लिए क्या आ जाएगा हमारा 3D34H0, है ना, 3D34H0, ठीक है, T2G EG सेट, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल कर लेंगे, है ना। और जो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गए हैं तो इसका भी क्या आने वाला है, इसका भी 15 बोर मैग्नेटॉन ही आने वाला है। तो इसके सामने भी हम 5 ही लिख लेते हैं फिलहाल, तो चेक करेंगे। फिर ऑप्शन सी में आप देखो Fe3+, Fe3+ में आप करोगे तो क्या हो जाएगा 3D54H0, है ना, 3D54H0, और ये सारे के सारे क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अभी कोई लिगेंड तो लगा ही नहीं। तो जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो म्यू की वैल्यू आप कैसे लिखोगे 5 + 2 बोर मैग्नेटॉन, तो 5 + 2 7 और इंटू 5 35, तो 35 बोर मैग्नेटॉन आपको आ जाएगा। 35 बोर मैग्नेटॉन ऑप्शन सेकंड में दिया है, तो सी के सामने आप क्या लिखोगे ऑप्शन 2 लिख लोगे। अब इसी तरह से आप डी के लिए कर लोगे, तो डी के लिए अगर मैं यही कर लेता हूँ, डी के लिए अगर आप करोगे निकिल 2+, तो निकिल 2+ मतलब 3D8 4H0, और इसमें हम क्या करेंगे ऐसे फिल कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने मिल रहे हैं 2, अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो म्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 + 2, है ना, सॉरी n+2 होता है, हाँ ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला होता है ये क्या होता है √n n+2 बोर मैग्नेटॉन। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आए तो 2, और ब्रैकेट में भी इसी तरह से 2 + 2 हो गया है, तो 2 + 2 4 इंटू 2 8, तो ये कितना आ गया 8 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा, √8 बोर मैग्नेटॉन। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए। और हम देख लेंगे इसमें कहाँ पे हमें ये मिल रहा है, तो ऑप्शन ए में तो क्या है ए के सामने 4 है, ये नहीं हो सकता है, तो इसमें ए के सामने कहीं भी फिफ्थ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, शायद हमने कहीं कुछ गलत कर दिया हो, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ए को चेक कर लेते एक बार, कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए अगर आप लिखोगे नॉर्मल कोबाल्ट के लिए क्या होता है 3D7 4H2। अब इसमें से अगर कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट 3+, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ से रिमूव होंगे और एक यहाँ से, तो ये 3D6 4H0 होने वाला है। इसी तरह से हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो यहाँ पे कितने 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने 4। अब 4 के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे म्यू एस की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 4 + 2, है ना, इस तरह से हो जाएगा √n n+2, है ना, तो 4 + 2 कितना होगा 6 इंटू 4, तो 24, कितना हो जाएगा 24। तो ए के सामने जो आना है वो फोर्थ आना है, ए के सामने फोर्थ है ना। तो बस अब इस तरह से हमारा हो जाता है, ए के सामने आप फोर्थ हो गया, ए के सामने फोर्थ आपको यहाँ डी में मिल रहा है और ए में मिल रहा है। फिर बी के सामने आपका फिफ्थ, तो बी के सामने फिफ्थ देखो ऑप्शन ए है। फिर सी के सामने सेकेंड, सी के सामने सेकेंड, और डी के सामने फर्स्ट, तो ये ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाता है ना। तो इस तरह से ये करना था, इसमें कोई ऐसा टफ नहीं था, मैं फटाफट बस बोर मैग्नेटॉन निकाल लेना था और मैच कर देना था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया 43। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा HgCl2 and I2 both when dissolved in water containing iodide ions, the pair of species formed is। तो क्या है आपका HgCl2 है, HgCl2 इसको हम क्या कर रहे हैं किसी वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं जहाँ पर क्या है पहले से ही आयोडाइड आयंस प्रेजेंट है, तो इसमें क्या स्पीसीज बनने वाली है। देखो इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, पर मैं आपको सिंपल मेथड बता रहा हूँ। एक होता है हमारा सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, ठीक है, ये एक मेथड होता है हमारा जिसे हम इन शॉर्ट HSAB प्रिंसिपल भी बोलते हैं।
इसमें क्या होता है कि जो हमारा हार्ड होता है, हार्ड एसिड है ना, हार्ड एसिड यहाँ क्या होगा, मेटल है ना, मेटल यहाँ एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और जो हमारे लिगेंड्स हैं वो बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अगर हार्ड लिगेंड होगा या हार्ड बेस होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, हार्ड एसिड की तरह, हार्ड एसिड मतलब हार्ड जो मेटल होगा वो हार्ड लिगेंड से कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद करेगा, उससे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और जो हमारा क्या होगा, सॉफ्ट एसिड होगा वो सॉफ्ट लिगेंड के साथ कनेक्ट करेगा, है ना। तो अब क्या है, जो जितने छोटे साइज का होता है और जितना ज़्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जितने छोटे साइज का होता है और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है वो उतना ज़्यादा हार्ड होता है। और जो जितने बड़े साइज का होता है, जितने बड़े साइज का होता है उस पर जितना कम नेगेटिव चार्ज होता है वो उतना ही सॉफ्ट होता है। तो अब क्या है, जो आयोडाइड आयन है वो हमारा सॉफ्ट लिगेंड है, सॉफ्ट लिगेंड है क्योंकि इसका साइज क्या काफ़ी बड़ा है, बहुत डाउन द ग्रुप प्रेजेंट होता है ग्रुप 17 में। और जो ये हमारा क्लोरीन है ये भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट है, पर ये इससे तो आयोडाइड से हार्ड है ना। और जो हमारा मरकरी है यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ना, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और ये क्या है, ये 3D सीरीज का, सॉरी, ये हमारा क्या है, लास्ट जो हमारा होता है ना, 5D सीरीज, 5D सीरीज का मेंबर हो गया ये। 5D सीरीज का तो ये भी क्या होता है, सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आता है, किसकी कैटेगरी में, सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में आता है। तो ये क्या करेगा, सॉफ्ट वाले के साथ बेहतर अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये क्या करते हैं, जब रिएक्शन होता है HgCl2 और आयोडाइड आयन का, तो कुछ इस तरह से ये क्या करते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं और क्या बन जाता है, Hg(I2) बन जाता है आपका, क्या बन जाता है, Hg(I2), ठीक है। और इसी तरह से जब I2 रिएक्शन करेगा आयोडाइड आयन के साथ, तो वो क्या बना लेगा, वो I3 नेगेटिव आयन बना लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन डी है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 भी हो गया, है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन से कम और ये कहीं ना कहीं एसिड बेस रिएक्टर से ज़्यादा है, पर आया हुआ तो हमने इसको देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस आयन एज। तो ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि हमें वेवलेंथ का ऑर्डर बताना है कि जो एब्जॉर्प्शन होगा विजिबल रीजन में, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, है ना। तो अगर आपको पता हो जो हमारा रिलेशन होता है एनर्जी का वो कुछ इस तरह से होता है, E=H/μ, या हम इसी को कैसे लिख देते हैं, E=hc/μ/λ, या हम इसी को लिख सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या वेवलेंथ जो हमारी एनर्जी है वो क्या है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब एनर्जी यहाँ पर हम किस रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के रेस्पेक्ट में, कि जब हमारा डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा तो कुछ इस तरह से होगा, T2g सेट में और EG सेट में, T2g सेट में और EG सेट में। तो इनके बीच का जो ये गैप है इसी को हम यहाँ पर डेल ई या एनर्जी चेंज बोलते हैं। और ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो जिसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी उसका क्या होगा, उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, इनके बीच का गैप, T2g सेट और EG सेट के बीच का गैप है यहाँ पर। अब जब ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी तो एनर्जी का गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। और ये गैप कब बढ़ता है, ये स्प्लिटिंग कब ज़्यादा होती है, स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराते हैं, मोर स्प्लिटिंग कराते हैं, मोर स्प्लिटिंग करा देंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वहीं पे जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे वो क्या कराएंगे, लेस स्प्लिटिंग कराएंगे, लेस स्प्लिटिंग कराएंगे। तो इसी से हमें सब कुछ पता लगने वाला है। तो अब आप देखो यहाँ पे लिगेंड, हमारे पास जो लिगेंड है वो क्या है, COH2O6, COEN3 और CONH3। तो अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो आपको पता होगा कि जो हमारा वाटर है वो तो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। इनसे जितने भी दिए हुए हैं EN और अमोनिया, और फिर अमोनिया
और इथाइलिन डाइएमीन के बीच में कंपैरिजन करें अगर हम, तो इथाइलिन डाइएमीन हमारा क्या है, अमोनिया से स्ट्रॉन्ग फील्ड है, अमोनिया से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दो डोनर नाइट्रोजन एटम होते हैं कहीं ना कहीं, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, दो अमाइन ग्रुप से ये डोनेट करता है ना, दो से करता है इस तरह से। अब दो नाइट्रोजन एटम से कर रहा है, ये केवल एक से कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर हम इनको लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करें, तो सबसे वीक फील्ड लिगेंड क्या हुआ हमारा, H2, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, अमोनिया, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, EN। यही इनकी क्या होगा, जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कराएंगे तो यही इनके एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो वेवलेंथ का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, कि सबसे कम वेवलेंथ किस में आएगी, इसमें, ठीक है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा किस में आ जाएगी, अमोनिया में, और सबसे ज़्यादा किस में आ जाएगी, वाटर में, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही देख लो। तो सो सबसे करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ किस में मिलने वाली है, वाटर के केस में, है ना। तो वाटर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दो जगह। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आपको अमोनिया दिया गया और यहाँ पे इथाइलिन डायमीन, और आपको क्या पता है इसके बाद अमोनिया है और सबसे कम वेवलेंथ इसकी होगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू MnCN6 3 नेगेटिव, है ना। करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से हमने पहचान के टिक लगाना है। पूछा गया इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात तो चलो बात की होगी, ये जब 6 लिगेंड लगे हैं तो ये टेट्राहेड्रल तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये वैसे ही कैंसल आउट हो गया। ऑप्शन बी देखो आप, इट इज D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑक्टाहेड्रल, तो अब 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल तो हो सकता है। अब हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, क्या ये D2sp3 होगा, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमने ले रखा है तो ये D2sp3 हो सकता है, तो ये ऑप्शन कंसिडरेशन में है। अब ऑप्शन सी देख लीजिए, इट इज DsP2 हाइब्रिडाइज एंड स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर आपको पता है तब होता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4, तो ये ऑप्शन भी कैंसल आउट हो गया। अब ऑप्शन डी है, इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड एंड ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल तो हो सकता है क्योंकि क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ऊपर ये। अब ये क्या है, sp3d2 होगा या D2sp3, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है D2sp3 होगा। अगर हमें बहुत ज़्यादा चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जो कि क्या आ जाएगी, +3, और +3 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, नॉर्मल उसमें होती है ये 3d5 4s2। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d4 4s0। तो हम इस तरह से फिल करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में कि T2G EG, और जो हमारे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब किस में फिल हो जाएंगे, वो सब के सब T2G में ही फिल हो जाएंगे। तो EG ऑर्बिटल आपको पूरी तरह से अवेलेबल है ना, इलेक्ट्रॉन लिगेंड के एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये इनर डी ऑर्बिटल हो गया ये, क्योंकि ये 3D में है ना, तो इनर डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है अपने, और बाकी के बाहर के 4 ऑर्बिटल यूज करेगा, एक आपका 4s का और 3 हमारे 4p का और 2 हमारे d के। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, D2sp3, तो इनर ऑर्बिटल ही यूज करेगा, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये कॉम्प्लेक्स और ऑक्टाहेड्रल, है ना। वैसे तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो मोस्ट प्रोबेबली D2sp3 ही होना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट COCN6 3 नेगेटिव इज ट्रू, कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इसके इस कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग ट्रू होगा। तो इसमें बोला गया है कि ऑप्शन ए में कि COCN6 3 नेगेटिव हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बी इन लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन तो हो सकती है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे कि नहीं वो हम अभी चेक कर लेंगे, इससे पहले बाकी ऑप्शन भी सारे देख लेते हैं। ऑप्शन बी है कि हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड विल बी इन हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, तो हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन में तो आपको पता है नहीं हो सकता क्योंकि क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। फिर को ऑप्शन सी है कि COCN6 3 हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बी इन अ हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन,
तो हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो जरूर करवाने वाला है। ठीक है। अब ऑप्शन डी है कि COCN6 3 नेगेटिव है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड विल बी इन अ लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन होगी, यह हमें पता है। अब हमें ये देखना है क्या इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। वैसे तो आप जान ही चुके होंगे, पर फिर भी मैं आपको समझाने के लिए करा देता हूँ। तो जब ये क्या है, यहाँ पर CO+3 है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे, क्या हो जाएगा यहाँ से -3, सॉरी 6 इंटू -1 -6 हो जाएगा, इधर हमने x लिया होगा ऐसे, है ना। और इक्वल टू क्या है -3, कॉम्प्लेक्स तो 3 नेगेटिव, उधर जाके क्या बनेगा +6, +6 -3 +3 आ जाएगा, है ना। बाकी अब x वगैरह अच्छे से पुट करके निकाल लेना अगर आपको जरूरत हो। तो ये CO+3 है। अब CO+3 का मतलब ये क्या है, 3D6 है। क्या हो गया ये 3D6 4H0। अब आपको पता है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड जैसा, तो वो तो क्या करेगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 0। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये लो स्पिन तो हो ही गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 0 हो गए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि COCN6 3 नेगेटिव हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड विल बी इन अ लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज द वन विच शो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज, कि 0 CFSC किस में होगी। ठीक है, तो ये तो आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। बाकी मैं आपको डायरेक्ट एक चीज़ बता दूँ, इसको ध्यान रखना आपने, कि जब भी हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल होगा, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, है ना, मतलब कि D5, और जब भी आपका फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल मतलब D10। तो इनके केस में CFSC की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 ही आएगी। CFSC की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। तो बस आपने सिर्फ ये देखना है कि इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 या D10 है। तो आप जैसे ऑप्शन फर्स्ट देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, ये Mn3 पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको पता है मैग्नीज के लिए क्या होती है, नॉर्मल मैग्नीज के लिए क्या होती है हमारी 3D5 4H2। और जब Mn3 पॉजिटिव बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3D4 4H0, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ CFSC तो आने वाली है। हमें क्या पूछा गया, 0, तो हम किसकी खोज में लगेंगे, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 है या D10 है ना। बस सबकी कैलकुलेट करके देखने की ज़रूरत हमें नहीं है। फिर क्या है, Fe भी +3 में है, तो Fe3 में है। पहले तो आप Fe की देख लो, पहले Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो। तो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आपको पता है 3D6 4H2, है ना, 3D6 4H2। और जब Fe3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3D5 4H0, दो यहाँ से निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गया है, 5 आ गए, है ना। और ये जो वाटर है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग वगैरह कराएगा नहीं। तो अगर आप भरोगे इसमें कुछ इस तरह से फिल कर लोगे कि T2G EG और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए जाएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए जाएंगे। अच्छा, जो ये मैंने बताया ये सब, ये D5 वाला केस ये हाई स्पिन के लिए है ना, पेयरिंग नहीं होनी चाहिए तब के लिए है। तो अब और D10 में तो कुछ भी हो, है ना, उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसमें तो हमेशा CFSC 0 ही आएगी। तो अभी फिलहाल हम इसको देख लेते हैं D5, क्योंकि वाटर क्या हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। तो इस तरह से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से रहने वाली है। और आपको पता होगा कि इसके लिए हम क्या लेते हैं, -0.4 वैल्यू लिखते हैं, और इसके लिए क्या लिखते हैं, +0.6, है ना। तो अगर हम इसकी CFSC की वैल्यू कैलकुलेट भी करके देख लें एक बार के लिए, तो क्या हो जाएगा, -0.4 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा, -1.2 और प्लस कितना हो गया, 1.2। तो -1.2 प्लस 1.2 कितना आ गया, 0। तो आपकी CFSC की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये तो मैंने कैलकुलेट करके भी दिखा दिया आपको। बाकी आप सिंपल याद रखना कि जब भी हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल होंगे
D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हाई स्पिन में, ये जरूर ध्यान रखना, हाई स्पिन में। अगर लो स्पिन होगा तब तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ जाएंगे, तब वैल्यू चेंज हो जाएगी, तब कुछ ना कुछ CFSC की वैल्यू आएगी। हाई स्पिन में क्या होगा, हमेशा CFSC की वैल्यू जीरो होती है ना। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर आपने देखा कि D5 है और हाई स्पिन में है तो CFSC उसी की जीरो होने वाली है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सी और डी के लिए अगर आप देखना चाहो तो खुद से कैलकुलेट करके देख लेना कि CFSC की वैल्यू क्या आ रही है, पर जीरो नहीं आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। क्वेश्चन नंबर 49 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर एजेंट, है ना। तो ये पिछली क्लास में भी हमने कर लिया था। एंटी कैंसर एजेंट हमारा क्या होता है, सिस्प्लेटिन होता है। क्या होता है, सिस्प्लेटिन। अब उसका जो फॉर्मूला है वो आप याद रख सकते हो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ये क्या है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, इतना तो पता चल ही रहा है। और सिस होता है कॉन्फ़िगरेशन, ये भी पता चल रहा है। अब क्या होता है, इसमें जो 4 लिगेंड लगते हैं उनमें से 2 आपके क्या होते हैं, 2 लिगेंड आपके अमोनिया होते हैं और 2 आपके क्या होते हैं, क्लोरीन होते हैं। ठीक है, ये हमारा सिस्प्लेट, ये क्या होता है, एंटी कैंसर एजेंट के तौर पे वर्क करता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 bm विल बी शोन बाय वन अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए, NiCN4 2 नेगेटिव, TiCl4 CuCl6 4 नेगेटिव और CuNH3 4 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमेशा जब आप बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू निकालोगे, म्यू स्पिन की वैल्यू, तो हमेशा जो डेसिमल से पहले वाली डिजिट होगी, जैसे ये 1.73, तो ये जो डेसिमल से पहले वाली डिजिट है ये किसको सिग्निफाई करती है, एन को, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, है ना। पूरा आपने एग्जैक्ट ऐसे कैलकुलेट कर करके नहीं देखना, आपने सिर्फ ये पता लगाना है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अब ये कॉम्प्लेक्स आप देखो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जनरली इनके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो ही आता है ना। तो इसको एक बार के लिए आप चेक करने से पहले बाकी में जाके देखो। और ये क्या है, टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स है ना, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। तो अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी तो क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम, है ना। टाइटेनियम उसके बाद आता है तो क्या होता है, 3d2 4s2। अब जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, जब इसने Ti+4 बनाया होगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स से कितने रह गए, जीरो हो गए। तो जीरो हो गए तो ये भी मैग्नेटिक मोमेंट इसमें आने वाला ही नहीं है ना, तो ये भी कैंसिल आउट है। अब ऑप्शन सी में एक बार आप चेक करो, ऑप्शन सी में आप चेक करो तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, +2, है ना। इधर से -6 और इक्वल टू, मतलब ऐसे ये x, इधर से -6, इधर से इक्वल टू -4, x इक्वल टू क्या होता है इधर जाके +6 -4 +2, है ना। +2 इस तरह से लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा लिख के देखने की जरूरत नहीं। तो +2 आ गई। अब +2 में आप देखो ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, क्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो कोबाल्ट +2 में कितना हो जाएगा, 3d7 4s0, यही तो हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में से निकल जाएंगे। अब हम 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल कर लेंगे हाई स्पिन के अकॉर्डिंग, है ना। ये हो गया हमारे T2G5 EG2, है ना। T2G में 5 आ गए और EG में कितने आ गए, 2। इस अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देखो, इसमें तो कितने आ गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो मैंने क्या बताया था कि डेसिमल से पहले क्या आता है, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला है ना। अब आपका लास्ट ऑप्शन डी रह जाता है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे तो ये यही होने वाला है ना, मैं आपको समझाने के चक्कर से इतना टाइम ले रहा हूँ, बाकी हम इसे फटाफट भी कर सकते हैं। अगर जैसे आप कॉपर 2+ देखोगे, यहाँ पर क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, +2 चार्ज है, अमोनिया पे तो कोई चार्ज होता नहीं है ना, न्यूट्रल लिगेंड, तो यही सीधा किस पे चला जाएगा, कॉपर पे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अब हमें पता है जो कॉपर होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है
3d10 4s1। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कॉपर 2 प्लस आयन में से तो क्या हुआ, एक यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से, तो 3d9। अब 3d9 में तो आपको पता ही, 3d9 में तो आपको पता ही चल रहा है कि केवल क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका जब बोर मैग्नेटॉन निकालोगे तो क्या आने वाला है, 1.73, है ना। तो जो हम अगर हम डायरेक्ट फटाफट भी देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जब कॉपर 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसी का क्या होने वाला है, 3d9 होने वाला है। और 3d9 मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 51 है, विच इज डाईमैग्नेटिक, which is diamagnetic, FeCN6 3 negative, CuF6 3 negative, NiCN4 2 negative, NiCl4 2 negative, है ना। तो हम इसमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिनमें लगे हुए हैं वो डायमैग्नेटिक हमारे हो सकते हैं, है ना। ये हमें पता है, उन्हीं में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो डायमैग्नेटिक हो सकते हैं। बाकी जहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है वो एक बार के लिए क्या हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो इनको तो हम नहीं चेक करेंगे, है ना, क्योंकि ये क्या हो सकते हैं, ये पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं क्योंकि इनमें वीक फील्ड लिगेंड लगे हैं। हम इन्हीं दो को चेक कर लेंगे और इन्हीं में से कोई ना कोई हमारा आंसर निकल आएगा, है ना। तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। तो अब इसमें ऑप्शन ए अगर हम चेक करने जाते हैं तो क्या हो जाएगा, Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। और Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 3d5 4s0। नॉर्मल आयरन के लिए क्या होती है, 3d6 4s2। तो जब दो यहाँ से और एक यहाँ से, 3d5 4s0, है ना, इस तरह से लिखा है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है तो T2G सेट में इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है और इस तरह से फिल कर लेंगे। लेकिन अभी भी ऐसा करने पर भी क्या हो रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, है ना। तो अब जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये सी वाला ऑप्शन, ये डायमेग्नेटिक होने वाला है हमारा। अब लेकिन हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो जब Ni2+ ये बनाएगा, यहाँ से क्या होगा, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी जब आप कैलकुलेट करोगे। तो जब +2 में क्या हो जाएगा, 3d8 और 4s0, 3d8 4s0। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब आपको पता है जब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, कैसा लिगेंड लगा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर के केस में हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, TsP2। तो इसको एक डी ऑर्बिटल चाहिए ना। अब एक डी ऑर्बिटल करने के लिए क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सेंड कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, एक में ही करके दिखा दूँ आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ऐसे कुछ केस है 1 2 3 4 5, है ना। तो जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे इस तरह से चार ही ऑर्बिटल में ऐसे करके भर जाएंगे, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना, ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 4d ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे। और एक डी ऑर्बिटल आपका ऐसे खाली हो जाएगा और बाहर पे क्या होंगे, एस ऑर्बिटल और इसी तरह से आगे पी ऑर्बिटल होगा, 4p 4s और ये 3d। तो ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, इधर के 2p ऑर्बिटल ये यूज हो जाएंगे, ठीक है, ये यूज हो जाएंगे 4 ऑर्बिटल और हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, TsP2। तो अब यहाँ पर क्या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, तो ये क्या हो गया हमारा, डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर है 52, द एनायन ऑफ एसिटाइल एसीटोन ACAC फॉर्म COACAC थ्राइस चीलेट विथ CO+3, द रिंग ऑफ द चीलेट आर 3 मेंबर्ड, 5 मेंबर, 4 मेंबर, 6 मेंबर्ड, है ना। तो ये अगर आपको इस लिगेंड के बारे में पता होगा, ACAC के बारे में, ACAC है ना, क्या होता है, एसिटाइल एसीटोनेट, है ना,
इसमें क्या होता है, एसिटाइल एसीटोनेट, मतलब CH3CO ग्रुप है, फिर इसी में क्या है CH है, फिर से इसी में क्या होगा, ये वाली लिगेंड हमारा आ जाएगा, है ना। वैलेंसी वगैरह आप देख लेना यहाँ पर कितना हो रहा है, डबल बॉन्ड लगा सकते हैं हम इसके लिए, 2 और 1 3 1 4, और इस वाले बॉन्ड के आप देखो कितने, 2 और 1 3 और एक यहाँ पे 1 2 3 4, है ना। तो इसमें देख लेना आप वैलेंसी वगैरह, जहाँ पे भी फिट बैटरी होगी उस हिसाब से कर लेना। इसमें क्या होता है कि एक इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक यहाँ से डोनेशन करता है और यहाँ से डोनेशन करता है, तो ये वाले इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि 1 2 3 4 5 और मेटल, है ना, कि 1 एटम 2 3 4 5 और 6, तो 6 मेंबर रिंग ये बना लेता है। क्या करता है, 6 मेंबर रिंग बना लेता है एसिटाइल एसीटोनेट के साथ, है ना, तो 6 मेंबर रिंग बना लेगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। अब विच अमंग द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, विच अमंग द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स के लिए हमें क्या पता है, उसमें क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बस और कुछ नहीं है। तो हमें यही देखना है कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब आप ये देखो कि जहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं, जैसे ये कार्बोनिल, है ना, या ये भी हमारे एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है ना। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि जब भी आपका 4D सीरीज या 5D सीरीज के मेटल होंगे तो वो हमेशा क्या करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लिगेंड आपने वीक फील्ड लिया या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिया है, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाने वाले हैं। इसका मतलब वो अगर 4 लिगेंड आपको दिखे तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाने वाले हैं, है ना, ये बात पे ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर भी वही केस हो गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर भी आपको ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पर ही काम करेगा, ये लो स्पिन ही बनाएगा, क्योंकि ये क्या 4D सीरीज का मेंबर है, ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इनके केस में क्या है, पैरामैग्नेटिक होने का चांस कमी है, तो हम इनको पहले ना ही चेक करें तो ठीक है हमारे लिए। हम क्या चेक कर लेते हैं, बी और डी में से चेक कर लेते हैं, इनमें से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमारे वीक लिगेंड लगे हुए हैं, है ना। तो अगर आप बी वाले को देखोगे तो क्या ये CO3 पॉजिटिव है, CO3 पॉजिटिव। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, कोबाल्ट के साथ अगर कोबाल्ट क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब तो ये जो हमारा अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये कैसे काम करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, ये होते हुए वीक फील्ड लिगेंड के तौर पे ही कंसीडर करे जाते हैं ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स के केस में। कोबाल्ट या कोबाल्ट से पहले जितने भी आपके आएंगे, है ना, मतलब कोबाल्ट से पहले क्या आता है, मैग्नीज आता है, तो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक के जो भी आयंस होंगे, है ना, चाहे वो +3 में भी क्यों ना हो, उनके साथ हमारा क्या है, जो ये अमोनिया है और वाटर है, ये वीक फील्ड लिगेंड के तौर पर ही एक्ट करता है। लेकिन कोबाल्ट के केस में, है ना, या उससे आगे वाले जो भी हमारे मेटल आयन होंगे, उनके केस में क्या करेगा, ये +2 में तो कैसे कर लेगा, वीक फील्ड के तौर पे कर लेगा, लेकिन जैसे ही हमारा क्या आएगा, कोबाल्ट +3 में चेंज हो जाएगा, किसमें, कोबाल्ट +3 में चेंज हो जाएगा, तब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे एक्ट करते हैं। कौन, हमारे वाटर और अमोनिया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे एक्ट करते हैं, है ना। ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है, इसी से ये क्वेश्चन बन रहा है ना। तो इससे भी आपका, लेकिन अगर आपको थोड़ा ध्यान नहीं होता तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि जब आप कोबाल्ट यहाँ पे +2 में निकालते, यहाँ पे +2 आती, तो ये भी पैरामैग्नेटिक आ जाता है, और अगर आप इसको वीक फील्ड के तौर पे लेके चलते तो ये भी पैरामैग्नेटिक आ जाता है। तब आपको कन्फ्यूजन होती है कि कौन से करेक्ट करना है, तो ज़्यादा वीक तो यही होता है, तो आप इसको टिक लगा के अपना आंसर सही कर लेते हैं, पर वो एग्जैक्ट सही नहीं होता, है ना। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा अमोनिया या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पर ही एक्ट करता है, जब कोबाल्ट किस में होता है, +3 में, +2 में तो वीक फील्ड के तौर पे एक्ट करेगा ही, पर जब +3 हो जाएगा तब ये क्या है, मेटल की पावर बढ़ जाएगी खींचने की, है ना, ज़्यादा प्लस चार्ज आने की वजह से, तब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करने लगेगा, या यूँ कहो कि ये स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, है ना। तो अगर अब मैं इसको सॉल्व करके अगर आपको दिखा दूँ, तो कोबाल्ट +3 आ गया, अब कोबाल्ट +3 आ गया तो ये क्या हो गया,
3d6 और यहाँ पे अमोनिया कैसे एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। तो आपको पता ही चल चुका है कि जो हमारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है वो किसमें बनने वाले हैं, T2G सेट में। किसमें, T2G सेट में। और जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। अब इसके केस में हम देख लेते हैं, डी वाले केस में तो कोबाल्ट 2+ आ जाएगा। और कोबाल्ट 2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d7 4s0। और वीक फील्ड लिगेंड है ना, वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें हम जब फिल करेंगे तो कितने हो जाएगा, 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इनको करने के लिए आपको पता ही है कि अगर पैरामैग्नेटिक है कोई कोई अगर पैरामैग्नेटिक आ रहा है इसमें मतलब उसमें क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई होगी, इसकी वजह से क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और इसी तरह से वो आउटर ऑर्बिटल भी हो सकता है, क्योंकि अगर पेयरिंग नहीं हो पाई और इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, तो वहाँ पर क्या उसको अगर 2d ऑर्बिटल नहीं मिल पा रहे होंगे, लास्ट के 2 ऑर्बिटल नहीं मिल पा रहे होंगे तो D2sp3 नहीं बना पाएगा, है ना। तो उसे क्या करना पड़ेगा, बाहर के ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे और वो sp3d2 बनाएगा, है ना। लेकिन अगर कोई आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि वो क्या कर रहा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, तो उसमें क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हुए हैं, तो और पेयर्ड नहीं हुए तो उसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है ना। तो अब हम इसमें चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा NiNH3 6 2 पॉजिटिव, CrNH3 6 3 पॉजिटिव, ZnNH3 6 2 पॉजिटिव, CuNH3 6 3 पॉजिटिव। तो मैंने जैसे आपको बताया था अभी पिछले ही क्वेश्चन में कि जब CO3+ में होता है तो जो आपका अमोनिया है वो कैसे एक्ट करता है, अमोनिया आपका एक्ट करता है जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये पेयरिंग करवा देता है, क्या करवा देता है, ये पेयरिंग करवा देता है 6 इलेक्ट्रॉन की, है ना। 3d6 आ जाएगा यहाँ पे, 3d6 4s0, उनकी पेयरिंग करवा देता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक आ जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता ही, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसल आउट हो गया। अब ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो Zn+2 है। Zn2+ के लिए आपको पता ही है क्या होता है, 3d10 होता है, 3d10। तो जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, है ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे D10 के केस में, तो इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ये ऑप्शन भी हमारा पॉसिबल नहीं है। अब हम पे रह जाते हैं 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की निकल और क्रोमियम, है ना। अब ऑप्शन सी से आप चेक कर लो तो आपको आसानी हो जाएगी। तो क्रोमियम 3+ के केस में क्या हो जाएगा, 3d3 और 3d3 है, अमोनिया लगा हुआ है फिलहाल, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, कोबाल्ट से पहले के हैं, तो इसमें अमोनिया कैसे एक्ट करने वाला है, इसमें अमोनिया को वीक फील्ड के तौर पे एक्ट करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हमारे रहेंगे, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रहेंगे, जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कैसे आने वाला है, पैरा। और 2d ऑर्बिटल्स भी हमारे अवेलेबल है। तो जब 2d ऑर्बिटल्स हमारे अवेलेबल है तो ये उन्हीं का यूज करेगा। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होने वाली है, D2sp3 हाइब्रिडेशन कैसे होने वाली है, D2sp3। अब D2sp3 अगर हाइब्रिडेशन होगी तो ये क्या होगा, आउटर होगा इनर होगा, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और पैरामैग्नेटिक तो था ये, पर ये क्या था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब एक ही ऑप्शन बचा ए, वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी वो कैसे करेक्ट हुआ अभी हम देख लेते हैं। अब निकल तो यहाँ पर क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब क्या है, 3d8 है, ठीक है ना। यहाँ पर कर रहा हूँ इसको, 3d8 है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s0, है ना। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे फिल कर देते हैं, क्योंकि 8 के केस में तो स्ट्रॉन्ग और वीक का कुछ फर्क पड़ता नहीं है वैसे। तो इस तरह से हो गया ये 3d8। अब ऐसे ही 4s होगा और ऐसे ही यहाँ पर आगे 3 4p के होंगे। तो लेकिन जब ये लिगेंड यहाँ पर आएगा तो अब यहाँ पर देखो आप, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन की इस तरह से पेयरिंग भी करवा दे
एक इलेक्ट्रॉन की इस तरह से पेयरिंग भी करा दे, अगर हम कंसीडर कर लेंगे निकल है तो हो सकता है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह एक्ट कर जाए, है ना। पेयरिंग भी करवा दे तो आपको पता है कि केवल एक ही डी ऑर्बिटल आपको मिल पाएगा, जबकि हाइब्रिड ऑक्टाहेड्रल के लिए तो हमें क्या चाहिए यार, हमें दो चाहिए होंगे। अगर इसने इनर के तौर पे भी एक्ट करना होता, स्ट्रॉन्ग फील्ड के तौर पे एक्ट करता, और मान लो क्या है इसकी पेयरिंग करवा के ये D2 कर ले, तो D2 कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है केवल एक ही डी ऑर्बिटल तो खाली मिलेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये खाली मिल जाएगा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, DS बाहर गई है S, ये P3, है ना। तो ये क्या है 5 ही ऑर्बिटल हो पाई है, तो इससे तो हाइब्रिडेशन होने नहीं वाली, हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो ये फिर क्या करेगा, ऐसे ही रहेगा ये बाहर का जो ऑर्बिटल होता है हमारा कौन सा, ये S4S यूज करेगा, 4P यूज करेगा, और क्या करेगा 4D वाले यूज कर लेगा, है ना। 4D के दो ऑर्बिटल यूज कर लेगा, तो अब हाइब्रिडेशन फिर क्या हो जाएगी, sp3d2, और ये क्या हो जाएगा तब, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये हमारा आराम से बना लेगा, ठीक है। और इस तरह से हमें ये पैरामैग्नेटिक भी हो गया, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन छूट जाएंगे दो, और साथ में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 55, कि रेड प्रेसिपिटेट is obtained when ethanol solution of dimethyl glyoxime is added to ammoniacal nickel second, which of the following statement is not true, है ना। तो निकल का कॉम्प्लेक्स है किसके साथ, अमोनिया के साथ, है ना। अमोनिया के साथ हम मान लेते हैं कौन सी, रेड प्रेसिपिटेट इज obtained when ethanol solution of dimethyl glyoxime added to ammoniacal निकल, है ना। अमोनिया निकल के साथ, तो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है उसने क्या बनाया होगा, एक इस तरह से कुछ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया होगा, है ना। यहाँ पे मतलब +2 चार्ज रहा होगा कॉम्प्लेक्स आयन पे, जिससे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 आ रही है। अब जब इसमें क्या करा गया, इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ डाइमेथाइल ग्लाइओक्साइम डाला गया, ठीक है। डाइमेथाइल ग्लाइओक्साइम डाला गया, जो कि क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो क्या होने वाला है ये देख लेते हैं हम, अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसकी, कि रेड कॉम्प्लेक्स हैज ए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, अगर ये इसको रिप्लेस कर देगा अमोनिया को, डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम, है ना। और ये भी ध्यान रखना ये क्या होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है, कैसा होता है, बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाएगा कि DMG2 है ना, एक नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, तो दो है तो दो नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना। तो यहाँ पे सीधे 0 लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये कोई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो इसकी क्या स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी क्या कर देगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना देगा, है ना। तो ये तो सही दिख रहा है हमें कहीं ना कहीं, लेकिन हमें क्या बताना है, नॉट ट्रू, तो ये अभी हमारे लिए करेक्ट नहीं हुआ, हमारा आंसर नहीं निकला। फिर क्या है, कॉम्प्लेक्स है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चलिए अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है इसके बारे में रहना ही देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं कि रेड कॉम्प्लेक्स है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो जब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से, तो टेट्राहेड्रल कहाँ से हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन डे देखो कि डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम फंक्शन है बाइडेंटेट लिगेंड, तो हाँ ये तो बाइडेंटेट लिगेंड होते ही है, तो ये भी सही था, ये भी सही था, और ये भी आपका सही ही हो जाएगा अपने आप ही, है ना। और ऑप्शन सी ये नहीं करेक्ट है, तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें यहाँ क्या पूछा गया, नॉट ट्रू। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 55 भी हम आराम से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको सारे ऑप्शन पता ही हो, और आपको एक आध ऑप्शन नहीं भी पता है तो जो आपको पता है पहले उनको चेक करो, फिर जो नहीं पता है अपने आप एक्सक्लूड आउट हो जाएगा, उसकी आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 56 पे, कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ D6 cation in an octahedral field will have the following energy। हमारे पास कोई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है D6 cation के इन octahedral field will have the following energy, -12/5 delta naught plus pairing, -12/5 delta naught plus 3p, और -2/5 डेल नॉट प्लस 2 पेयरिंग, -2/5 डेल नॉट प्लस पी। पी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पेयरिंग एनर्जी को, और डेल नॉट क्या दिखा रहा है, CFSC एनर्जी को, है ना। तो इसमें क्या है हमारे पास, D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है D6,
इसमें हमें क्या निकालनी है, CFSC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बताना है कैसे होगा। जैसा आपने पढ़ रखा होगा हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, T2G EG। अब इसको हम क्या लिखते हैं, -0.4, इसको क्या लिखते हैं +0.6। अब आपको तो आंसर क्या उसने फ्रैक्शन में बोल दिए, फ्रैक्शन में बोल दिए, इससे भी हमें कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इससे ही आराम से पता कर सकते हो कि एक्चुअली हुआ क्या है। देखिए कैसे, अगर आपको ये पता है कि ये माइनस क्या है 0.4 है, तो ये कैसे आता होगा, ये आएगा, थोड़ा सा एक बार आप पढ़ के जाना। एक्चुअली क्या होता है कि ये ऑर्बिटल के नंबर के टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल और जिन ऑर्बिटल में स्प्लिट हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, ये कहाँ से आता है, ये आता है -2/5 से आता है ना। देखो आप 5 को डिवाइड दोगे 2 से तो क्या आ जाएगा 0.4, माइनस साइन है ना, क्योंकि नीचे आती है तो माइनस का साइन लगा देते हैं हम इससे, तो -0.4। और जो ये आता है हमारा, ये क्या होता है 3 ऑर्बिटल के अगेंस्ट ये हुआ, अगेंस्ट हुआ है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं 3/5 करते हैं प्लस में, है ना, ऊपर गया एनर्जी। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.6 प्लस में, है ना। तो ये इस तरह से वैल्यू, अगर हम चाहें तो इनको फ्रैक्शन में तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये क्या होता है 3/5, 3/5 क्योंकि 3 ऑर्बिटल के अगेंस्ट रेज हुआ है, और ये क्या है 2 ऑर्बिटल के अगेंस्ट डाउन आता है, तो इसे हम क्या लिखते हैं -2/5, है ना, ये +3.3/5 और -2/5। तो ये अगर आपको ये वाली वैल्यू भी याद है, तो आपने एक बार देखा भी हुआ है, तो आप इससे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या D6 कैटायन है लो स्पिन का, तो कहने का मतलब क्या है, सारे के सारे जो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है वो इसी में भरे जाएंगे। अब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, तो एनर्जी CFSC की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इनटू मल्टीप्लाई करते थे इस एनर्जी से, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं 6, और एनर्जी यहाँ पर हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं डायरेक्ट, -0.4 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं -2/5 से, एक ही चीज़, कितना हो जाएगा -12/5। ठीक है, अब क्या हुआ है, नॉर्मल तौर पे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या थे, ये ऊपर भी जाते थे, है ना, लेकिन पेयरिंग करवाया गया है, तो पेयरिंग करवाया गया है तो ये कितना हो जाएगा 3p, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं ना यहाँ पे, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3p, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा ये। अब है क्वेश्चन नंबर 57, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन विच इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो आपको पता है कि डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, कि वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो जाएं डायमैग्नेटिक के लिए, डायमैग्नेटिक के लिए ज़रूरी है ये आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि अगर कॉम्प्लेक्स आपके क्या होते हैं स्क्वायर प्लेनर होते हैं, तो हो जाता है ऐसा, है ना। पूरा अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बार बार आपको। तो ये क्या हो जाएगा निकिल +2 में आएगा, और जब ये क्या आएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है DsP2। और ये DsP2 कैसे होगी, आपको पेयरिंग करवा के इलेक्ट्रॉन की, है ना। कुछ आप इस तरह से फिल करोगे, इस तरह से आप फिल करोगे इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, है ना, पेयरिंग हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की, एक d ऑर्बिटल आपको यहाँ खाली मिलेगा, और फिर इधर से 4s और इधर से 4p के दो यूज करके हम कर लेंगे, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द d electron configuration of Cr2 positive, Mn2 positive, Fe2 positive and CO2 positive are d5 d5 sorry d4 d5 d6 and d7 respectively. Which one of the following will exhibit minimum paramagnetic behavior? तो ये सारे क्या है सिंपल फ्री मेटेलिक आयन है, और हमें ये पूछा गया है कि इनमें सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसका आने वाला है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे कम किस में आएगा, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस नंबर में हो, लेस हो, वही क्या हो जाएगा लेस पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अब आप देख लो, इसको आप फटाफट से लिख लोगे इसी तरह से ऐसे करके, है ना। मान लीजिए हम पहले D4 वाला केस कर लेते हैं, D4
D4 में 1 2 3 4, क्योंकि कोई लिगेंड नहीं लगा है तो सब हाई स्पिन के तौर पर रहेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब आप 5 वाला केस लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब आप क्या करोगे, D6 वाला केस करोगे तो D6 वाले में क्या हो जाएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मैं वैल्यू लिखता रहता हूँ इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए थे, 5। और D6 के केस में भी हमने क्या देखा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4। और जब आप D7 करोगे, D7 के लिए करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और हो जाएगी। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अब तो केवल 3 हो जाएंगे। D7 के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3। तो सबसे मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, D7 में, तो वही क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम पैरामैग्नेटिज्म एग्जिबिट करेगा। तो हम देख लेते हैं, जो हमारा कोबाल्ट 2+ है वही है D7, है ना। तो कोबाल्ट 2+ वाला जो कॉम्प्लेक्स है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कि इसमें हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेगा। तो वही है, अगर हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किसी को शो करना है, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सबसे हाई होने चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। तो अब आप देख लो, ये कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं आपको, टाइटेनियम, कोबाल्ट, क्रोमियम और जिंक, है ना। अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो ये कोबाल्ट है, जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो चाहे अमोनिया हो या वाटर हो, इनके साथ भी ये क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे एक्ट करते हैं, और ये क्या बना देते हैं, इसको पेयरिंग करवा देते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनवा देते हैं। तो जब कोबाल्ट+3 है तो ये क्या हो जाएगा, 3D6 4H0। और उस 3D6 में भी ये क्या बनाएगा, अगर हम इसे T2G और EG सेट के तौर पे लिखे तो ये T2G6 EG0 होने वाला है। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। ये तो कैंसिल आउट है, मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो नहीं कर सकता। ऑप्शन ए में अगर हम देखें टाइटेनियम 3+, तो स्कैंडियम फिर टाइटेनियम, मतलब क्या होता है टाइटेनियम के लिए, टाइटेनियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D2 4H2। और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3D1। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है, केवल एक आ रहा है। ऐसे ऑप्शन अगर आप डी में देख लो, ऑप्शन डी में तो ये क्या है, Zn+2 है, Zn+2 है ना। अमोनिया तो क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। तो Zn+2 है तो ये क्या हो जाएगा, 3D10 4H0, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे यहाँ से निकलेंगे 3D10। अब 3D10 तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, 0। ऑप्शन बी अब आपको पता है कि यही करेक्ट होने वाला है, बाकी कैसे होने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ का मतलब क्या है, 3D3 4H0, 3D3 4H0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो यही सबसे मैग्नेटिक बिहेवियर, सबसे हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, है ना, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, विजिबल लाइट इनमें से कौन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे सब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे, ये क्लास 12 लेवल पे जो नीट वगैरह का हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कोई भी लाइट एब्जॉर्ब तब करेगा कि जब उसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। मान लो यहाँ पर कोई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, कोई लाइट आती है तो उसको एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, हाइयर लेवल पे चला जाता है, मतलब T2G से EG लेवल में चला जाता है। फिर दोबारा से, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर हाई एनर्जी में जाके अनस्टेबल फील करेगा, तो दोबारा से क्या करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा, और दोबारा से बैक लोअर पोजीशन पे आ जाएगा T2G ऑर्बिटल में, है ना। और कलर वगैरह शो करते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो हमें पूछा गया है कि नॉट एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो क्या करेगा, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है और क्या है, कलर दिखा सकता है, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम में। लेकिन जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है वो क्या करेगा, वो तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये केस कब हो सकता है, या फिर तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी D0 हो जाए, या फिर कॉन्फ़िगरेशन D10 हो जाए। तो इन केस में
हमेशा ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे। ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे। ठीक है, तो अब आप यही चेक कर लो इसमें। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हुए हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3D8 4S0, है ना, निकिल+2। निकिल+2 क्या करेगा, 3D8 4S0। पर जब ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने जाएगा तो आपको पता है इसमें क्या करना है। इसमें क्या करना है कि जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो केवल क्या है, 4 के ऑर्बिटल में ही बैठ जाएंगे, 4 ही ऑर्बिटल में बैठ जाएंगे। एक ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल का ये यूज करेगा, बाकी बाहर का 4s का यूज कर लेगा, और दो 4p के यूज कर लेगा। इन 4 ऑर्बिटल का यूज करके ये क्या बनाएगा, DsP2 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है आपको, जीरो। जीरो दिख रहे हैं, तो यही क्या होने वाला है आपका, कलरलेस। तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप किसी में भी करोगे तो आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है ना। वीक फील्ड लिगेंड और D10 कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है, ना ही D0 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनमें कोई ना कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो आपको आराम से मिल ही जाएगा। जब मिल जाएगा तो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कलर शो कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए अभी ये लेक्चर इतना ही है। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन रह रहे थे, तो ये लेक्चर जस्ट हो जाता है, डबल साइज का हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए अभी मैंने इसको रोक दिया यहीं पे। अब नेक्स्ट सेशन में मैं दोबारा से आपको करा दूंगा क्वेश्चंस, है ना। जो बाकी के आपके 20-25 क्वेश्चन रह जाएंगे वो लेक्चर थर्ड आएगा जल्दी, और उसको आप देख लेना पूरा। ये पिछले 20 सालों के आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे सारे कंप्लीट हो रहे हैं, है ना, और बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो अब अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको क्या करोगे, लाइक ज़रूर कर देना, है ना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, है ना। चैनल को आप क्या करो, बढ़ाओ। तभी आप चैनल को बढ़ाओगे तभी तो आपको अच्छे अच्छे लेक्चर और देखने को मिलेंगे, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही।